हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल रुपए के बारे में, जो कि 1 दिसंबर को लॉन्च किया है इंडियन गवर्नमेंट ने रिटेलर्स के लिए। ठीक है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे, क्या डिजिटल रुपए इंडिया में सक्सेसफुल हो पाएगा, या डिजिटल रुपए और यूपीआई में क्या अंतर रह जाएगा। फिर अगर डिजिटल रुपए भी हम ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं और यूपीआई से भी हम ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं, तो इन दोनों में क्या अंतर हो पाएगा। तो इसी के बारे में हम आज एनालिसिस करने वाले हैं। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले समझते हैं बार्टर सिस्टम को, कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। तो बार्टर सिस्टम पहले के ज़माने में यूज़ किया जाता जब करेंसी नहीं आई थी। तो हम बार्टर सिस्टम को एक एग्जाम्पल के रूप से समझते हैं, कैसे कि दो आदमी हैं, राम और श्याम। राम के पास तरबूज है, ठीक है, और श्याम के पास है 5 सेब। अब राम को चाहिए सेब, ठीक है, और श्याम को चाहिए तरबूज। तो दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे, तो उसको हम क्या कहते थे, बार्टर सिस्टम। मगर इस सिस्टम की 2 लिमिटेशन थी, उनके बारे में पढ़ते हैं। क्या पहली लिमिटेशन थी कि दोनों को जो प्रोडक्ट चाहिए वो एक दूसरे के पास होना चाहिए इस सिस्टम में ट्रांजैक्शन होने के लिए, ठीक है। और दूसरी लिमिटेशन ये आती थी कि हम उसके बदले में कैलकुलेट नहीं कर पाते थे कि जैसे श्याम के पास थे 5 सेब और उसके पास था तरबूज, तो कितना तरबूज दे या उसमें से उसको चाहिए तो कितना सेब दे। तो इसमें कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल हो जाती थी, किसको कितने हिस्से में हम दें, ठीक है। तो इस सिस्टम की हो जाती थी 2 लिमिटेशन। तो बार्टर सिस्टम के बाद आती है फिजिकल करेंसी, जिसमें नोट होते थे और उन नोटों पर लिखा होता था कि मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, और उसमें नीचे आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर भी होते थे। मगर फिजिकल करेंसी की भी एक लिमिटेशन आ जाती है। उसमें क्या होता है कि करप्शन और ब्लैक मनी इसमें बहुत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से 2016 में बीजेपी गवर्नमेंट एक नया लॉ पास करती है कि आज रात से 500 और 1000 के नोटों की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, और उसके बाद नए 500 और 2000 के नोट प्रिंट करे जाते हैं। तो मार्केट में नए 500 और 2000 के नोट आने के बाद थोड़े टाइम के लिए तो करप्शन की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाती है, मगर ऐसा ज़्यादा दिन तक नहीं हो पाता। थोड़े दिन बाद धीमे धीमे करप्शन की जो प्रॉब्लम थी वो धीमे धीमे बढ़ने लग जाती है। इसकी मेन कारण क्या था कि अब मार्केट में पहले तो सबसे बड़ा नोट किसका होता था, 1000 का। तो 1000 के नोट लोग दुबका के रखते थे। अब क्या आ गया, उससे बड़ा डबल प्राइस का 2000 का नोट आ गया। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 100 करोड़ रुपए छुपाने के लिए किसी को एक कमरा की जरूरत पड़ रही थी, अब उसी कमरे में वो 100 करोड़ की जगह 200 करोड़ रुपए तक दुबका सकता है। तो इससे जो उनकी प्रॉब्लम वो कम नहीं हुई, धीमे धीमे और उल्टा बढ़ने लग गई। तो इसलिए आरबीआई ने 2017 के बाद धीमे धीमे 2000 के नोट की जो प्रिंटिंग थी वो कम कर दी, और इनफैक्ट 2019 से 2022 के बीच में एक भी नोट 2000 का प्रिंट नहीं किया गया आरबीआई के द्वारा। तो आप ने भी बहुत टाइम पहले से 2000 के नोटों में कमी देखने को मिल रही होगी। आपने बहुत कम जगह देखने को मिलता होगा 2000 का नोट। तो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने पिछली बार 2000 का नोट कब देखा था। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। जब तक मार्केट में फिजिकल करेंसी रहेगी, जब तक तो हम करप्शन को खत्म नहीं कर सकते। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, या जिसे हम डिजिटल रुपए भी कह रहे हैं और ई रुपए भी कह रहे हैं। इसके क्या फायदे हैं? तो इसका यह फायदा है कि इस डिजिटल करेंसी को ट्रेस किया जा सकता है, वहीं फिजिकल करेंसी को हम ट्रेस नहीं कर सकते। तो इसलिए ये फिजिकल करेंसी से ऊपर आ रही है। डिजिटल रुपए से हुए ट्रांजैक्शन से हम पता लगा सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शन कब और कहाँ से हुई है। तो डिजिटल रुपए से बेसिकली हम ऑनलाइन फ़ोन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मगर ऐसा तो हम यूपीआई के थ्रू भी कर सकते थे। तो फिर हमने डिजिटल रुपए क्यों लॉन्च किया? तो इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि मान लीजिए आप एक किराने की दुकान पर जाते हैं, है ना, वहाँ पे आप 100 रुपये का सामान खरीद लेते हैं। 100 रुपये के सामान को पेमेंट करने के लिए आप ऑनलाइन यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं दुकानदार को। तो आपकी तरफ से तो 100 रुपये ट्रांसफर हो गया, दुकानदार भी अपने फ़ोन में चेक कर लेगा कि उसके पास 100 रुपये आ गए। ये ट्रांजैक्शन फ्रंट एंड पे तो कंप्लीट हो गया, ठीक है, आपने रुपये दे दिए, दुकानदार को रिसीव हो गए। मगर आपके बैक एंड पर जो कि आपकी बैंक है और उसकी दुकानदार की बैंक है, उनके बीच में भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसको सिंपल वर्ड्सों में समझा जाए तो मान लीजिए जैसे कि आपका अकाउंट एसबीआई में है, एसबीआई बैंक में है ना, और दुकानदार का अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है। तो आपने 100 रुपये अपनी बैंक से एचडीएफसी बैंक में ट्रांसफर करे, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं एसबीआई बैंक एचडीएफसी के पास 100 रुपये लेकर जाएगा कि ये लो आपके 100 रुपये, ठीक है। तो क्या करते हैं, एक होल ट्रांजैक्शन लेते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं एक दिन का, जैसे एक दिन में एसबीआई से एचडीएफसी बैंक को
150 करोड़ रुपए देने हैं, है ना, और HDFC SBI में 100 करोड़ के ट्रांजेक्शन हुए, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं करेंगे कि 150 करोड़ पहले देंगे फिर 100 करोड़ लेंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे 100 करोड़ का सेटलमेंट कर लेंगे और 50 करोड़ दे देंगे, ठीक है, ये होता था। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, कभी कभी देरी भी हो जाती है, ठीक है, जैसे हम तो पेमेंट कर दिया, दुकानदार तक नहीं पहुंच पाता कभी कभी, तो उसकी वजह से दुकानदारों को लॉस भी हो जाता था। तो इसीलिए 2017 में इंडियन गवर्नमेंट ने सबसे पहली बार डिजिटल करेंसी का कॉन्सेप्ट लॉन्च करा, जिसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें बैंक की इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट बिल्कुल खत्म कर देगी, जिसकी वजह से आपके ट्रांजैक्शन फेल नहीं होंगे, आपका टाइम बचेगा और ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होगा। तो इस सब की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट डिजिटल करेंसी लेकर आई। इससे एक और फायदा होगा कि गवर्नमेंट का जो पैसा खर्च होता है नोट प्रिंटिंग में, जैसे कि 2022 में गवर्नमेंट का 5000 करोड़ रुपया नोट प्रिंटिंग में खर्च हुआ, तो वही बचेगा, जिससे इंडियन गवर्नमेंट को ही फायदा होगा और हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। आपको डिजिटल रुपी यूज करने के लिए सिर्फ एक स्मार्टफोन और आपके आधार नंबर की जरूरत पड़ेगी, जिसकी मदद से आप आसानी से ई-रुपी या डिजिटल रुपी को यूज कर पाएंगे। अब आपको लग रहा होगा कि क्या पता किसी मेरे जैसे बड़े हैकर ने आपकी करेंसी, डिजिटल करेंसी को हैक कर लिया तो आपका क्या होगा। तो कुछ नहीं होगा, गवर्नमेंट ने इसके लिए ब्लॉकचेन का सिस्टम यूज किया है, जो कि एक बहुत ही सेफ सिस्टम है, जो हमारी क्रिप्टो करेंसी में भी यूज किया गया है, ठीक है, तो उसी को यूज किया है। बस फर्क इतना है कि क्रिप्टो करेंसी में डिसेंट्रलाइजेशन वाला मेथड यूज किया है, इसमें सेंट्रलाइजेशन, मतलब कि ये गवर्नमेंट के अपने कंट्रोल में होगा। तो आप देखते हैं डिजिटल करेंसी को कैसे यूज करते हैं, आने वाले टाइम में इंडिया का क्या होता है डिजिटल करेंसी को लेकर। सबसे पहला कंट्री आपको बता दो चाइना है, जिसने इसको लागू करा था अपनी कंट्री में। तो धन्यवाद, ऐसे हमारे चैनल पर बने रहिए, थैंक यू।